प्रिय विद्यार्थियों, आदिकालीन साहित्य के में और ज़्यादा एड ऑन करते हुए हम आदिकालीन साहित्य के जितने विभाग हमने पढ़े थे उनमें जो अंतिम विभाग है जिसका हमें अल्प मात्रा में साहित्य प्राप्त होता है लेकिन है बड़ा रोचक, है बड़ा महत्वपूर्ण, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। उस साहित्य को हम प्रकीर्णक साहित्य के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णक मतलब बिखरा हुआ, पुष्ट, यत्र तत्र एक फुटकर रूप में जिस साहित्य की हमें प्राप्ति होती है, जिस साहित्य का हमें संकलन होता है, उसे हम प्रकीर्णक साहित्य कहते हैं। और आदिकाल में जो संगठित साहित्य था वो हमने पढ़ लिया। संगठित क्षेत्रों में चाहे वो रासो काव्य परंपरा हो या फिर वो जैन साहित्य हो या सिद्ध और नाथ साहित्य। अब जो असंगठित साहित्य हमें प्राप्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। प्रकीर्णक जो साहित्य है वह एक तो लोक भाषा का साहित्य है। इस साहित्य की खास बात यह था कि यह जो साहित्य है ये हिंदी की जो आम बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें रचित है। इसकी दूसरी विशेषता कि आम बोलचाल के साथ साथ यह जो साहित्य है ये बहुत ज्यादा कोई उपदेशात्मक प्रवृत्ति वाला साहित्य नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक पुट लिए हुआ साहित्य नहीं है। इस साहित्य की खास बात है इसकी मनोरंजन शैली, अर्थात यह जो साहित्य है यह लोक मनोरंजन के लिए रचा गया है। इसमें लोकाचारों को महत्व दिया गया है। लोगों की जो जन सामान्य की जो भावनाएं हैं, जन सामान्य का जो दैनिक जीवन है, जन सामान्य की जो पारस्परिक घटनाएं हैं, सामाजिक जो वातावरण है तत्कालीन समय का, वो इसमें दिखाई देता है। यह जो साहित्य है वो विशुद्ध रूप से मनोरंजन के उद्देश्य से ही लिखा गया था। और इसकी एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह जो साहित्य है वह आधुनिक हिंदी के ज्यादा निकट है। अर्थात यदि हम बात करें कि आदिकालीन जो साहित्य था वो डिंगल, या तो डिंगल और पिंगल था, या फिर अपभ्रंश था, या फिर हिंदी के प्रारंभिक रूप, शिशु रूप के वहां झलक मिल जाती है कुछ यत्र तत्र बिखरे हुए शब्दों में। लेकिन इस प्रकीर्णक साहित्य की यह खास बात है कि यह हिंदी की लोक भाषाओं के ज्यादा नजदीक था। हिंदी तो थी ही थी, हिंदी की जो और लोक बोलियां थी, जो प्रांत प्रांतर की जो भाषा थी, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और उसका परिपुष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। अर्थात साहित्य एक लोक छटा, एक लोक भाषा में कितना सुमधुर हो सकता है, कितना आनंददायी हो सकता है, मनोरंजक हो सकता है, यह हमें इस साहित्य में देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके 3 प्रमुख कवियों की कि इसमें जो पहले कवि आते हैं वो निस्संदेह हिंदुस्तान के हिंदी के बड़े कवियों में, हिंदी के प्रारंभिक रूप में बड़े कवियों में जिसका नाम लिया जाता है वो है अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान की तूती या हिंदी की तूती कहा जाता है। अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि कहे जाते हैं, खड़ी बोली हिंदी के, क्योंकि यहाँ पर हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी के जो शब्द हमें आज हम बात कर रहे हैं उसके प्रारंभिक लक्षण हमें अमीर खुसरो के काव्य में दिखाई देते हैं। इसीलिए अमीर खुसरो को हिंदी की तूती या हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, क्योंकि जब अमीर खुसरो कविता करते थे तो वो साफ साफ कहते थे कि मुझे हिंदी में बात कीजिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो अमीर खुसरो को हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। यह बहुत बार ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें यह प्रश्न बहुधा पूछ लिया जाता है कि हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो उसका जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, न केवल कवि बल्कि एक साहित्यकार के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में और एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में उनकी पहचान है। वो एक सफल म्यूजिशियन भी थे। उन अमीर खुसरो ने न केवल कव्वाली और गजल का आविष्कार किया बल्कि तबला, संतूर जैसे कुछ वाद्य यंत्रों का भी उन्होंने आविष्कार किया। हिंदी साहित्य में उनका योगदान यह है कि खड़ी बोली के प्रथम प्रस्तुतकर्ता कहे जाते हैं। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी जिसमें इनकी पहेलियां, इनकी मुकरियां, इनकी दो सुखने, इनकी गजलें, वो बहुत ज़्यादा उस समय लोकप्रिय हुई थी। और उस समय ही नहीं,
आज भी अमीर खुसरो लोकप्रियता में चरम पर हैं। उनके जो द्वारा जो लिखी गई गजलें थी, आज हिंदी के विभिन्न सिनेमा जो समकालीन सिनेमा है उसके प्रमुख गीतों के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी हैं। उनकी जो पहेलियां हैं वो आज भी जन सामान्य में कौतूहल जगाती हैं और मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम है। एक थाल मोती भरा, सबके सर पे औंधा धरा, चारों तरफ वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये हम बचपन में सुनते कहते आए हैं। तो यह जो पहेली थी, इसके रचयिता जो थे वो अमीर खुसरो थे। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि लोटा न था। तो इस प्रकार की जो दो सुखने थी, मुकरियां थी, यह सब इनके जन्मदाता जो थे वो अमीर खुसरो थे। जिहालिमस की यह जो गजल है, जो हिंदी फिल्म सिनेमा में बहुत अच्छा गीत है, यह भी इसके मूल रचयिता, मूल स्वरूप के रचयिता अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल और भक्ति काल के बीच की जो जरासंधि थी, उसके एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदी की बहुत ज़्यादा सेवा की। और हिंदी का जो लोक मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा गया था, उसमें अमीर खुसरो का योगदान अप्रतिम है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कवि की ओर, और दूसरे कवि हैं अब्दुर रहमान। इनके द्वारा एक संदेश राशक नाम की एक श्रृंगारिक रचना रची गई थी। संदेश राशक एक नायक और नायिका के बीच में संदेश का आदान प्रदान के द्वारा अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो एक दूसरे तक पहुंचाने की एक रोचक काव्यमयी कृति है, जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के सफल चरित्र को इसमें उद्घाटित किया गया है। और विभिन्न अवसरों पर नायक और नायिका के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो संदेश होता है, और किस प्रकार उनका प्रेम जो है परवान पर चढ़ता है, वो इसकी मुख्य विषय वस्तु है। आदिकाल के इस प्रकीर्णक साहित्य की एक और महत्वपूर्ण शख्सियत है, वो है विद्यापति। विद्यापति बिहार प्रांत, जिसे आधुनिक बिहार प्रांत में जो मिथिला प्रदेश है, उसके ये लोक गायक थे। और मैथिली भाषा के इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, या इनको अभिनव जयदेव की उपाधि मिली गई है, क्योंकि इनके द्वारा जो रचनाएं उस समय की गई थी, यह मूलतः संस्कृत के भी विद्वान थे, मैथिली के भी, और अपभ्रंश या अवहट्ट के भी विद्वान थे। इनकी जो कीर्ति लता, वो कीर्ति पता का जो रचना थी वो अवहट्ट भाषा में थी। विद्यापति का जो एक सर्व प्रमुख ग्रंथ था, वो था जिसमें इन्होंने राधा और कृष्ण को श्रृंगारिक स्वरूप को आधार बनाकर जो पदावली की रचना की थी, जो अभिनव जयदेव की जिसके द्वारा उपाधि मिली गई। वास्तव में वो गीत गोविंद का एक लोक भाषा में रूपांतरण प्रतीत होता है, और इतनी सरस और श्रृंगारी रचना है कि इन्हें मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि इनकी जो रचना है पदावली, वो बहुत ही सरस है, सुरुचिपूर्ण है, आनंददायक है, और आध्यात्मिक रूपरेखा में होते हुए भी उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो कलेवर है, जो उसका फ्लेवर है, वह श्रृंगारिक है। तो यह रचना इनको अन्य कवियों से इतर या आगे की पंक्ति में खड़ा करती है। इन प्रमुख ग्रंथों के अलावा भी प्रकीर्णक साहित्य के रूप में फुटकर रूप से हमें और रचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे राउल वेल है, यह एक चंपू काव्य है जिसमें नायिका राउल की कथा का वर्णन किया गया है। तो समग्रतः ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, जिसमें चारणी साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथों की जो द्वारा रचनाएं जो थी, वो प्रकीर्णक साहित्य, इन सारे साहित्यों का एक बेजोड़ समन्वय है, बेजोड़ संगठन है। और इन साहित्यों से हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसे हम सिर्फ शिशु रूप में साहित्य का सृजन नहीं कह सकते, बल्कि उसमें काफ़ी अलग किस्म की मैच्योरिटी भी पाई जाती है, विभिन्न रसों का समागम भी मिलता है, विभिन्न शैल्पिक जो विशेषताएं हैं, शैलीगत जो विशेषताएं हैं, वो भी नजर आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर आदिकालीन का जो साहित्य था वह विविधतापूर्ण है, वह विशिष्टता लिए हुए है,
जिसमें शैल्पिक वैविध्य है और जिसमें भावनागत सौंदर्य भी दिखाई देते हैं। अर्थात भावनागत सौंदर्य, जिसे भाव सौंदर्य कह दो या फिर शिल्पगत सौंदर्य, दोनों ही लेवल के ऊपर आदिकालीन साहित्य बेजोड़ साहित्य है और बहुत बार इससे बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आपसे अपेक्षा है कि आदिकालीन साहित्य का बहुत गहराई से आप इसका पठन और पाठन कीजिए, इसका मनन कीजिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यह क्लासरूम की तरह उतना प्रभावी शायद न रह पाए और इसमें विषय को बहुत ज़्यादा संकुचित करने का भी प्रयास किया गया है ताकि वीडियो देखना बोरिंग न लगे। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को आधार बनाकर अगर आप इसका अपनी पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन करेंगे तो यह जो विषय वस्तु इस वीडियो के माध्यम से समझाई जा रही है, आप उसे बहुत अच्छे से पाठ्य पुस्तक पढ़कर बहुत अच्छे से समझ पाओगे, उसको ग्रैस्प कर पाओगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद।